भारत नेपाल के बीच रामायण सर्किट के विकास पर जोर। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा खास दौरे से दोनों देशों के रिश्ते को मिलेगी मजबूती। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए बनेगा न्यायिक आयोग, अमित शाह का ऐलान, सीबीआई की टीम भी करेगी जांच। पहलवानों के सम्मान की लड़ाई यूपी तक आई, कई जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, भाकियू नेताओं ने भरी हुंकार। ईडी का दावा, सरकारी गवाह ने मनीष को दी रिश्वत, चार्जशीट में खुलासा, शराब नीति घोटाले का पैसा आपने गोवा चुनाव में किया इस्तेमाल। साक्षी हत्याकांड का आरोपी साहिल कोर्ट में पेश, 3 दिन और बढ़ाई गई रिमांड। 29 मई को बीच सड़क पर चाकू से गोद कर की थी हत्या। दिल्ली एनसीआर में आज हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने हरियाणा और यूपी के लिए भी जारी किया है अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद लखीमपुर खीरी में विभागीय समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे, जहां मीडिया कर्मियों ने मानकों को दरकिनार कर बनी सड़क को उखाड़कर जनता द्वारा वायरल किए जा रहे वीडियो पर, जनता पर किए जा रहे मुकदमे पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद घटिया निर्माण को लेकर हुए सवाल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बंगले झांकते नजर आए। आपको बता दें, पत्रकारों के सवाल सुनकर मंत्री जितिन प्रसाद भाग खड़े हुए। बच्चा मिलने आया, धन्यवाद। बच्चा मिलने आया, लगातार जो वीडियो वायरल करते हैं उसको लेकर एफआईआर हो जाती है। वही आपके वोटर होते हैं। क्या लगता है ग्रामीणों को जो एफआईआर कर दी जाती है, क्या इससे क्या? अगली खबर कानपुर से है, जहां वार्ड 38 वारादेवी इलाके में अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। जहां वार्ड 38 में सफाई कर्मियों के काम में लापरवाही से परेशान पार्षद ने खुद सफाई का बीड़ा उठा लिया है। बता दें कि मानसून की बारिश आने से पहले शहर में नालों की सील्ट निकालने के आदेश जारी हुए हैं। क्षेत्र में नालियों की सील्ट निकालने का काम सफाई कर्मियों के जिम्मे दिया गया है, लेकिन कर्मचारी काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। वार्ड 38 में भी सफाई कर्मियों ने काम में खाना पूर्ति कर कागजों पर नाली सफाई का काम पूरा कर दिया। वहीं जब क्षेत्र के पार्षद हरस्वरूप तिवारी ने क्षेत्र में हुए काम का निरीक्षण किया, तो सफाई कर्मियों द्वारा काम में किए गए खाना पूर्ति की पोल खुल गई। जिन इलाकों में सालों से गंदगी पटी पड़ी है, उन्हें भी साफ करने की सख्त हिदायत दी। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद बीते 3 दिनों से लोगों के घरों के बाहर साफ सफाई का जायजा लेकर खुद हाथों में फावड़ा और झाड़ू लेकर साफ सफाई का जिम्मा संभाले हुए हैं। साइड करके डालो, अभी पूरी किलवा भरो। कई बार तो हमने खुद ही अंकल जी से कहा, कई बार अंकल जी से खुद ही हमने कहा, बाहर से निकालो, खाली करो उसको। आजा पीछे, आजा पुलिस से पीछे पीछे। अगली खबर भी कानपुर से है, जहां कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इंसानियत को शर्मसार करने और झकझोरने वाली तस्वीर देखने को मिली है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में भूख से तड़पता शख्स 2 निवाले के लिए मजबूर नजर आया, लेकिन किसी भी शख्स ने 2 निवाले देना मुनासिब नहीं समझा। वीडियो में एक शख्स जो काफी दिनों से भूखा था, वो खाने के लिए कानपुर सेंट्रल के, आपको बता दें, अलग अलग प्लेटफॉर्मों में टहल कर कूड़ेदान में फेंके हुए खाने को उठाकर खाता दिखाई पड़ा। युवक खाना मांगने कई लोगों के पास जाता है, पर लोग उसके गंदे कपड़े और हालात देखकर 2 निवाले देना मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे में वो खाने की आस लिए दूसरे व्यक्तियों के पास पहुंचता है, लेकिन कहीं भी उसे मदद नहीं मिलती है। भूख से बेहाल शख्स कूड़ेदान प्लेटफॉर्म में पड़ा खाना उठाकर कूड़ेदान से खाना उठाकर खाता है। हाय, कोई भी शख्स भूखे की मदद को आगे नहीं आया। बड़े बड़े संस्थाओं और एनजीओ के दावों
और तस्वीरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये तस्वीर निश्चित रूप से उन दावों पर सवाल खड़ा करने के लिए काफ़ी है। अगली खबर दिल्ली से है। साक्षी के पिता ने बताया कि साक्षी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह साहिल से 3 साल से साक्षी के जो रिलेशन बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और साक्षी का साहिल से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही साहिल को साक्षी का परिवार या साक्षी पहले से जानती थी। साक्षी ने कभी भी साहिल का जिक्र अपने घर पर या परिवार से, अपने पड़ोसियों से भी कभी नहीं किया है। किसी भी दोस्त से भी कभी भी साहिल का जिक्र नहीं किया है। साक्षी के पिता ने बताया कि साक्षी बहुत ही अच्छी लड़की थी, वह पढ़ाई में भी बहुत तेज थी और वकील बनना चाह रही थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके, बेलदारी का काम करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। साथ ही साक्षी भी अपना घर चलाने में सहयोग कर रही थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। और जिस दिन साक्षी का कत्ल हुआ वह अपनी किसी सहेली के जन्मदिन से वापस घर लौट रही थी। साथ ही साक्षी के पिता ने बताया कि वह दलित है और इसलिए साक्षी को टारगेट करके उसका कत्ल किया गया। साक्षी एक वो बेटी जो अपने पूरे परिवार को पालने का दम रखती थी। साक्षी एक वो बेटी जिसने सीधा अपने पिता को कह दिया कि आपको घबराना नहीं है, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूं और एक दिन नाम रोशन करूंगी और अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाऊंगी। ऐसी बेटी जो कि पूरी हिम्मत और पूरी तसल्ली के साथ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ने के सपने देख रही थी। साक्षी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसी बातें उन्होंने हमें बताई जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सर, क्या आप जिस तरीके से अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से डरी हुई थी या घबराई हुई थी? देखो मैम, मैं तो उसको पूरा फुल छूट दे रखा था कि मैं कहा तुम बेटी नहीं, तुम मेरे एक ही बेटी हो, तुम बेटा हो और तुम खूब जी जान से पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगी मैं करूँगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह से बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि साहिल का साक्षी से 3 साल से कुछ रिलेशन चल रहा था जिसको लेकर वो काफ़ी गुस्से में भी था, तो क्या कभी साक्षी ने जिक्र किया इस बात का आपसे? मैम मुझे बिल्कुल आज तक नहीं पता था, मुझे उस दिन पता लगा जिस दिन मर्डर हुआ। इसके पहले मैं ना अपने कभी गली में देखा, ना कभी उसके साथ देखा, ना अपने आसपास में देखा, मैं उसको कभी नहीं देखा। सर, जैसे कि बताया ये भी गया है कि साक्षी 15 दिन से घर से बाहर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रह रही थी, तो आखिर क्यों वो वहाँ गई, क्या क्या रीज़न रहा? तो मैम इसलिए गई थी, वो आई थी मेरे घर, बोली आंटी मेरा आदमी बंद है और जो है वो मैं कोर्ट जाती हूँ तो मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको थोड़ा देखती भी रहेगी और ट्यूशन भी पढ़ाती रहेगी और जो पैसे तो जो होगा अपना दे दूंगा और मेरा थोड़ा बच्चे भी सेफ्टी में रहेंगे। तो हमने कहा ठीक बेटा। फिर भी मैं अपनी घरवाली को रोज डेली शाम को भेजता रहता था, ज़रा एक बार देख के आओ बच्चे कैसे हैं। मैम देखो, मेरे सामने होगा मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो बचाऊंगा, बाकी हम लोगों को क्या बताएं। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं नहीं छोड़ता, अगर मैं होता तो चाहे मेरी बेटी हो किसी को होती, मैं नहीं मानने देता। साक्षी के साथ जब ये घटना हुई तो आपको कैसे पता चला, किसने आपको आके बताया? मैम उसकी एक सहेली भावना थी, वो आकर के घर पे बोली कि उसको साक्षी को मार डाला, तो लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मार डाला। क्यों मार डालेगा उसको, मैं सोचा कोई 1-2 थप्पड़ मारा होगा। लेकिन फिर देखा 5 मिनट बाद पुलिस वाले आए, बीबी हमारे बोले कि चलो तुम वहाँ, वो ले गए। गई वहाँ पर, देखी दूर से तो उसके समझ नहीं आया, उसने मुझे फ़ोन की। यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन क्या राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग इस परिवार को न्याय दिला पाएंगे? अगली खबर बेमेतरा से है। साल 2013 में विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शासन के आदेशानुसार साउंड सिस्टम, लाइट व विद्युत व्यवस्था करने का कार्य किया था, लेकिन कार्य का भुगतान आज तक नहीं किया है। आवेदक के द्वारा बिल भी जमा किया जा चुका है, उसके बावजूद भी प्रार्थी को शासन की ओर से भुगतान नहीं किया गया। वहीं परेशान अभवन सेन ने अब एक बार फिर कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित के मुताबिक शासन प्रशासन जल्द से जल्द लंबित भुगतान को करे, क्योंकि काम के बाद से कर्जा बढ़ चुका है। 2014 के बाद से भुगतान रुका हुआ है, जिसके चलते मानसिक, शारीरिक ना आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान हो गया हूं। अगर भुगतान जल्द से जल्द नहीं होता है
तो वह आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। तो परेशान साउंड मालिक ने ये कलेक्टर से गुहार लगाई है और भुगतान न होने पर आत्महत्या की भी बात की है। इलेक्शन वर्कर का जो कुछ भुगतान लंबित होने बाबत एक आवेदन आया है, वो बहुत पुराना मामला है। इसको मैं परीक्षण कराऊंगा कि भुगतान क्यों उनका नहीं हो पाया है, और हो सकता है कि आवंटन न मिला हो इसलिए भुगतान न रुका हो, या समय पे बिल प्रस्तुत न किया हो, ये भी हो सकता है। इसका भी परीक्षण कराएंगे हम। क्या उसको भुगतान हो पाएगा तब? परीक्षण कराने के बाद ही समझ में आएगा कि वास्तव में क्या मामला है। सन 2013-14 में विधानसभा का काम किया था, शासकीय काम, टेंडर दिया गया था मुझे, और वो टेंडर में विधानसभा के बाद में लोकसभा का काम भी दिए। धीरे धीरे करके कुछ तो पेमेंट किए, उसके बाद में पेमेंट देना ही बंद कर दिए। अधिकारी लोग बदलते गए इतने सालों से। अब मेरा तो यही विकल्प है कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि कर्जदार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इतने 10 सालों से कर्जा लेके मैं काम किया हूँ, दबाव डाल रहे हैं। नहीं तो पूरे परिवार के साथ में कलेक्ट्रेट में आके मतलब चाहूँगा कि मैं स्वयं को, अपने आप को अब बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। आत्महत्या करूँगा या पूरा परिवार को यहीं भेज दूँ। अगली खबर कोरबा से है, जहां SECL सुरक्षा प्रबंधन का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी में भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तपती धूप में चक्का जाम कर रोड पर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, बांकी बस्ती और 4 नंबर के लोगों ने कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष विकास सिंह के नेतृत्व में चक्का जाम किया है। 5 से 6 घंटे चले चक्का जाम में SECL प्रबंधन के GM बड़ी मुश्किल से मौके पर पहुंचे और आम जनों की बात सुनकर तत्काल टैंकर मुहैया कराने की बात कही। 19 में जमा हुआ है, 19 में। देखिए, ये चक्का जाम SECL प्रबंधन की जो बेरुखी है और तानाशाही के खिलाफ किया गया था। 1960 से यहाँ खदान खुला हुआ है, अब खदान में प्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से यहाँ के ग्रामीणों की जो मांग है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके ऊपर SECL कोई ध्यान नहीं दे रही है। विगत कई वर्षों से हम लोग इस मांग को उठा रहे थे, लेकिन आज मजबूरन उनकी बेरुखी की वजह से हमको इस सड़क पर बैठना पड़ा, ग्रामीणों को हलाकान होना पड़ा। SECL की गलती का सजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था और सड़क की व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था कम से कम SECL प्रबंधन को करना चाहिए था। अगली खबर कोरबा से है। बांगो थाना अंतर्गत हिरण नदी में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत पर SDM बांगो, तहसीलदार और बांगो थाना प्रभारी द्वारा 2 हाइवा और 2 पोकलेन मशीनों को जब्त किया गया है। माइनिंग विभाग की उदासीनता के चलते अवैध माइनिंग का काम लगातार जारी है। माइनिंग विभाग के द्वारा लगातार अनदेखी के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। चूँकि काफ़ी दिनों से ग्रामीणों द्वारा शिकायत आ रही थी कि भैया वो जो पौड़ी से जो बांगो की रोड है अत्यंत ख़राब हो चुकी है, और इसमें जो ठेकेदार द्वारा रेती परिवहन किया जाता है, ओवरलोड किया जाता है, और बार बार इसकी वजह से रोड काफ़ी क्षति हो चुकी है। तो हमने संबंधित विभागीय अधिकारी जी को लेटर के माध्यम से अवगत कराया। तत्पश्चात कल पूरा ग्रामीणों और हम सब मिलकर उनकी गाड़ियों को रोके और 2 हाइवा और 2 210 मशीन में कार्रवाई हुई है। ये लगातार कितने दिनों से यहाँ पे अवैध रूप से खनन कर रहे थे? ये काफ़ी दिनों से हो रहा है, और इनका जो एक्चुअल में इनको 210 मशीन का पात्रता नहीं है नदी के अंदर, और इनके द्वारा 210 मशीन का उपयोग करके काफ़ी नदी से रेती निकाल चुके हैं इन लोग। तो ग्राम बांगो में सूचना मिली थी कि जो रेत खदान है उसमें 2 पोकलेन मशीन से रेत निकाला जा रहा है। तो मौके पर अपन गए थे उसमें, और वहाँ पता चला कि उनके द्वारा दस्तावेज मतलब कुछ समय दिखाया नहीं गया पोकलेन को, तो पोकलेन को अपना जब्त किए, और हाइवा का इनके द्वारा वो दिखाया गया था, जो रॉयल्टी पर्ची होती है वो दिखाई गई थी।
लेकिन चूँकि पोकलेन से जो पॉल्यूशन है कि नहीं ये जानने के लिए हाईवा को जब्त करके रखा गया है। हाईवा को जब्त नहीं किया गया, हाईवा को जांच के रखा गया। पोकलेन को जब्त किया गया है, उसको हम कार्रवाई के लिए एकदम चाहते हैं। शिकायत के आधार पर जब्त किया गया पोकलेन मशीन को, उनका दस्तावेज देख के आगे कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को भेजा जाएगा। अगली खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है। बालोद जिले के ग्राम ईरागुड़ा में रहने वाले राजेंद्र कुमार निषाद ने बालोद से कटरा तक मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत की। विधायक कुंवर सिंह निषाद सहित निषाद समाज के लोग उन्हें गुंडरदेही से मां चंडी मंदिर की पूजा अर्चना कर रवाना करते नजर आए। राजेंद्र कुमार की उम्र 46 वर्ष है और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद वह दूसरी बार माता वैष्णो देवी के दर्शन को निकले हैं। राजेंद्र कुमार ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2018 में भी अपने गांव से माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए पैदल यात्रा कर चुके हैं। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि राजेंद्र कुमार निषाद हमारे समाज के गौरव हैं। माता की शक्ति उनके व्यवहार में झलकती है और वह हम सबको निरंतर प्रेरित कर रहे हैं कि यदि मन में माता के प्रति भक्ति हो और आस्था हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। और मैं हाँ एक पहले सन 2018 में 28/2 सन 2018 में निकले रहा हूँ और वहाँ फिर दोबारा पहुँचा हूँ 28 तारीख को ही मार्च में। भगवान के पता नहीं बचपन से मोर एक ऊपर आस्था लगे रही से और हमेशा जब भी मन करते पता नहीं कहाँ से कैसे होते मोर ऊपर निकले के कदम अपने आप उड़ जाते, रास्ता अपने आप बन जाते। आज यहाँ पर ग्राम ईरागुड़ा निवासी भाई राजेंद्र निषाद जो 2018 में माता वैष्णो की दरबार में पद यात्रा के माध्यम से गए थे, लगभग 61 दिन में अपनी यात्रा पूरा किए थे और आज पुनः एक संकल्प था कि समाज हित में, जनहित में, प्रदेश हित में एक बार फिर मैं ये यात्रा चालू करना चाहता हूँ और आज अपने यात्रा की शुरुआत ग्राम ईरागुड़ा गृह निवास से किए हैं। हम पूरे हमारे समाज के पदाधिकारीगण के साथ, ग्रामवासी के साथ आज उसको यहाँ गुंडरदेही तक छोड़ने आए थे पैदल। अगली खबर कबीरधाम जिले से है। प्रदेश के संविदा कर्मचारी संगठन और सर्व विभागीय संविदा कर्मियों के द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन जारी है। संविदा कर्मियों द्वारा संचालित रथ यात्रा गुरुवार को कवर्धा पहुंची। साथ ही यह यात्रा प्रदेश के पूरे 33 जिलों में भ्रमण करेगी और रायपुर में उग्र आंदोलन के रूप में समापन किया जाएगा। बता दें कि संविदा कर्मियों के द्वारा निकाली गई रथ यात्रा कवर्धा पहुंची, जहां संविदा कर्मियों के द्वारा भव्य स्वागत कर बाइक रैली के माध्यम से प्रदर्शन कर नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और संविदा कर्मियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, नियमितीकरण की मांग भी की। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। छत्तीसगढ़ में सर्व संविदा विभागीय कर्मचारी महासंघ की ओर से 15 मई से नियमितीकरण रथ यात्रा चालू की गई है। नियमितीकरण रथ यात्रा हमारा 33 जिलों से होते हुए, सभी जिलों से होते हुए हमारा समापन होगा 33 जिलों से रायपुर में। उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल में बैठेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, 2018 में जो भूपेश सरकार थी वो हमारे हड़ताल में, हमारे आंदोलन के बीच में, जब वो विपक्ष के नेता थे, अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष उस समय टीएस बाबा थे, हमारे मंच में आया करते थे और बोला करते थे कि हमारी सरकार आएगी 10 दिन के अंदर हम जितने प्रदेश में जितने संविदा कर्मचारी है उनको नियमितीकरण करेंगे। और उन्होंने घोषणा पत्र में भी संदर्भ में भी लिखा था, गंगा जल की सौगंध खाए थे। आज सरकार को 4.5 वर्ष पूरी हो चुकी है। नियमितीकरण के संबंध में ना ही भूपेश सरकार कोई अभिमत कर रहा है, ना ही कोई जानकारी दे रही है, ना ही प्रदेश में जितने भी उनके नेता मंत्री हैं इस बारे में कोई विषय पर चर्चा कर रही है। बात अगली खबर की जिले के कालूखेड़ा शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश मार्ग से लेकर कॉलेज तक कीचड़ सड़क में गड्ढे में तब्दील हो गया है और बारिश के चलते चारों तरफ कीचड़ व गंदगी पसरी नजर आ रही है, जिसको लेकर के न्यूज समय समय पर इस रोड को लेकर खबरें प्रकाशित होती रही और के न्यूज भी समय समय पर आवाज उठाता रहा है, और जिम्मेदारों तक इसकी बात भी रखी गई है, जिससे इस सत्र में शासकीय महाविद्यालय रोड बनकर तैयार भी हो गई है। वहीं छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। अब इस रोड से कॉलेज जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी समय के इंतजार के बाद शासकीय महाविद्यालय का अप्रोच रोड बनकर तैयार है। सभी जो महाविद्यालय का स्टाफ है, वो समस्त विद्यार्थी
इनमें एक बहुत खुशी का माहौल है। इतने साल के बाद ये रोड जो बन के तैयार है, उसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस साल बरसात के मौसम में विद्यार्थियों को यहाँ आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपके चैनल ने जो समय समय पर इस समस्या को उठाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, उसी की वजह से आज ये रोड बनकर जल्दी तैयार हो गया है वर्षा के पूर्व। इसके लिए हम चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं। बात अगली खबर की जबलपुर से। अगली खबर जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मुसलमान लड़के ने हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़की से विवाह किया। आपको बता दें कि लड़के का नाम मोहम्मद अयाज खान बताया जा रहा है और हिंदू संगठन उग्र होकर पुलिस का अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और लगातार 3 घंटे का इंतजार किया। पुलिस अधीक्षक बाद में पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने केवल 5 जिम्मेदार लोगों से मिलना मुनासिब समझा। वहीं हिंदू संगठन के पदाधिकारियों में गुस्सा साफ तौर से दिखाई दिया। सभी से पुलिस अधीक्षक क्यों नहीं मिले, इस बात को लेकर भी रोष व्याप्त नजर आया। ये लव जिहाद का मामला है। अभी हाल ही में एनआई की जो रेड पड़ी है जबलपुर से 5 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें उजागर हुई है ये पूरे देश में मुसलमानों के द्वारा लव जिहाद की साजिश की जा रही है और हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया जा रहा है। बेटे को बहला फुसलाकर वो लड़का ले गया है। फिर हम लोग थोड़ी जानकारी लिए तो पता चला कल सोशल मीडिया में हम लोग के बिना पूछे हम लोग का नाम सब मतलब साजिश करके डाला गया है। हम चाहते हैं हमारी बेटी हमको वापस मिले। और ये क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारी बेटी के साथ साजिश हुई है और शादी का वो देखे 420 करके उन्होंने और शादी का वो दिया और हम लोग कोई अनुमति नहीं ली गई। बात अगली खबर की। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। देर रात करीब 1 बजे खरड़ के पास पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई। नाकाबंदी के दौरान I-20 गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। गैंगस्टरों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई तो दोनों गैंगस्टर को लग गई, जिसके बाद उन्हें काबू किया गया। दरअसल 29 मई को फतेहगढ़ साहिब से पेट्रोल पंप के कारिंदों से 40 लाख रुपए लूटे थे, जिसके बाद आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। वहीं गैंगस्टरों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बात अगली खबर की। भिंड में नगर परिषद अकोड़ा के सीएमओ के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें नगर परिषद का पार्षद का देवर भी शामिल है। हमलावरों ने सीएमओ पर उस समय हमला किया जब वो दफ्तर से कार में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों ने 1 साल पहले भी सीएमओ के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले महेंद्र सिंह भदौरिया नगर परिषद में टेंडर नहीं मिलने के कारण सीएमओ के साथ मारपीट कर चुका है, जिसमें आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज था। पिछले हमले के बाद सीएमओ ने जिला कलेक्टर से सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी, सुरक्षा गार्ड की मांग की थी, लेकिन आज तक उन्हें सुरक्षा गार्ड नहीं मुहैया कराया गया। परसों सीएमओ साहब सीएमओ कोड़ा अपने कार्यालयीन कार्य के बाद घर भिंड के लिए निकले थे। जैसे ही थोड़ी दूर आगे कोड़ा में ही रपट तिराहे के पास पहुंचे। दो बाइक से अज्ञात और 4 अज्ञात आरोपियों ने आकर के इनके साथ लाठी और डंडे और पाइप से मारपीट कर दी थी और जिसके पर से तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही
आरोपियों को ज्ञात करने के लिए और आरोपियों के धरपकड़ में गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें इनाम की भी घोषणा की गई थी। और इसके बाद इन्हें जो थाना प्रभारी उमरी और थाना प्रभारी बरोही और जो चौकी प्रभारी अकोड़ा थे, इन सब ने मिल करके अच्छा काम करते हुए इनको तत्काल लगभग 24 घंटे के भीतर इनको गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की 2 जून को प्रस्तावित इंदौर यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इस दौरान आईटी इकोसिस्टम, टीसीएस और इन्फोसिस का अवलोकन भी करेंगे। इस दौरान उज्जैन महाकाल के दर्शन एवं आईटी इकोसिस्टम, टीसीएस और इन्फोसिस का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी के लिए इंदौर आएंगे। सुरक्षा को लेकर 1000 से भी ज़्यादा सुरक्षा बल इंदौर में लगा दिए गए हैं। रूट से लेकर रुकने तक सारी व्यवस्था पर पैनी नज़र बनी हुई है। फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।